So in this particular video, we'll learn about units and dimensions. So units and dimensions should be taken in the very beginning only, but the problem is if you take it in the beginning, there are so many formulas which are not defined और therefore पढ़ाने का बहुत ज़्यादा significance नहीं होता units and dimensions. अगर starting में पढ़ा देंगे बहुत सारा formula तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा. Starting F equals to ma तो पढ़ा है, but और भी कई सारा formula work का, power का, energy का, ये भी सारे कॉमन फार्मूलाज ही हैं पर जनरली इसको एंड में पढ़ाया जाता है बट स्टिल पीसीटी में भी दे रहे हैं देयरफॉर we will learn that. So by the end of this particular lecture there are some very basics that you should be very well thorough. और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आल्सो विल लुक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ टू सॉल्व देम. तो बेसिकली आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू गो एंड ट्राई टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, हो सकता है क्वेश्चंस आपको टफ लगे. वो इसलिए लगेगा क्योंकि कई सारे क्वांटिटीज यू हैव नॉट येट रेड. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट or mu naught, many of these quantities are there which you haven't yet read. Planck's constant, dipole moment, magnetic moment, ये सब देखने को मिलेगा आपको. So in those situations आपको डरना नहीं, आपको ये समझना है कि those physical quantities haven't been taught to you yet, therefore they seem to be new, but essentially whatever you do the basic fundamental concepts will be same. So after the end of this particular lecture जो भी basics है, basic quantities जो भी है आपको उनसे डीलिंग करना आ जाएगा और क्लास 11th में जितना यूनिट्स एंड डायमेंशंस है वो सारे के सारे ढंग से एंड सिस्टमैटिकली विल ट्राई टू कवर इन दिस एंटायर लेक्चर. ठीक है. सो देयरफॉर ध्यान से सुनना क्योंकि इजी चैप्टर है पर इसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आता ही है और अगर आप सुनेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, साथ ही स्कूल में कैसे लिखना है, क्या चीज़ पूरा डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे ढंग से, बिल्कुल ढंग से करेंगे. ठीक है. सो वी आर बेसिकली स्टार्टिंग द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस. तो ध्यान से देखो, स्टार्ट करने से पहले वेरी फंडामेंटल थिंग. से फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट 20 मीटर, सपोज सिंपल सा चीज बोला 20 मीटर. सो ये 20 क्या है मैं बता रहा हूँ क्या है. आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे बिल्कुल समझते रहना है. ये है न्यूमेरिकल वैल्यू. और ये जो मीटर लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं कि डायमेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट्स यूनिट और डायमेंशन, इट्स यूनिट. दिस इज बेसिकली यूनिट. मीटर हो गया या किलोमीटर हो गया या जो भी बोल लो, 20.3 किलोमीटर बोल लो, तो ये क्या है? अगेन दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज द यूनिट. ठीक है. सो देयरफॉर यूनिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं आपको डेटा दूं भाई यहाँ से तुम्हारा जो घर है वो 20 किलोमीटर है तो किलोमीटर सुन के पता पड़ता है कि ओके गाड़ी से जाना पड़ेगा. अगर बोलूं 20 मीटर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है पर यूनिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं. दोनों ही केस में मैं आपको बोलूंगा सपोज आपका जो घर का डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, एक बोला 20 किलोमीटर है, तो किससे पता पड़ रहा है विच इज इंपॉर्टेंट? डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही, न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूनिट is also very important which gives us an idea of the practical application what I am supposed to do if this data is given to me. Therefore this is unit. So इस एग्जांपल की मदद से आई जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर न्यूमेरिकल वैल्यू एक चीज होता है, यूनिट एक अलग चीज होता है और डायमेंशन क्या होता है बताता हूं आपको. ठीक है. तो बेसिकली यूनिट सबको पता है क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, kg, these things are defined as units. So therefore in physics we have 7 fundamental units. ये आपको जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा याद होना चाहिए, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा भी है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में और वैसे ही पढ़ा रहा हूं. 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है फिजिक्स में. दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है. सो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, एक जस्ट थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूं. फंडामेंटल यूनिट क्या है? मास, टाइम, लेंथ, ये है फंडामेंटल यूनिट्स. क्यों? क्योंकि इनके मदद से वी फाइंड आउट अदर यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड डिराइव्ड, लाइक फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज आल्सो डिराइव्ड यूनिट. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. टाइम फंडामेंटल है, फिर वेलोसिटी भी उसमें. फोर्स का बात किया, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है. सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, देख फोर्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट है. इसमें क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. इसमें मास क्या है? अगेन फंडामेंटल यूनिट. ए क्या है? डिराइव्ड यूनिट. अब ए क्या होता है? डेल्टा वी बाई टी. इसमें फिर से टी क्या है? फंडामेंटल यूनिट. पर ये डेल्टा वी क्या है? डिराइव्ड. तो क्या लिखेंगे इसको हम? डेल्टा एक्स बाई टी. ठीक है. हाँ, डेल्टा एक्स बाई टी सही लिख रहा हूं ना? हाँ. अब ये जो चीज है डेल्टा एक्स, ये जो मीटर में आया ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है. बेसिकली व्हाट आई एसेंशियली वांट टू टेल यू इज दैट एवरी derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantities.
Every derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantities essentially. It is there, it is truth. और derived quantity है जो fundamental quantity से derive होते हैं, basic. There are 7 fundamental units आपको याद रखने हैं. Now again, quantity is a different thing. This I am going to write 7 quantities. I am going to write their units and will be learning little bit about their dimensions also. अब ये जो चीज है वो आपको एज इट इज रटना है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, वॉट एवर यू वांट टू टेल, फंडामेंटल ही है. तो पहला है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, यह है लुमिनस इंटेंसिटी. शॉर्ट में लिख रहा हूं लुमिनस, LUMINOUS इंटेंसिटी. और 7th में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, अब ध्यान से देखना, मास का यूनिट क्या होता है रे? मास का यूनिट तो बहुत सारा होता है, केजी भी होता है, ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, पर हम कौन सा यूनिट लिखेंगे? एसआई यूनिट. मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर्स, सॉरी पागल हो गया हूं मैं. मास का यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम्स. ठीक है, मास का क्या होता है? किलोग्राम्स. लेंथ का क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर. ठीक है, टाइम का क्या लिखेंगे? सेकंड. टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन. ऐसा यूनिट लिख रहा हूं, डिग्री सेल्सियस मत लिख देना, ध्यान रखना. ठीक है, क्वांटिटी लिख रहा हूं, उसका यूनिट लिख रहा हूं, सब ऐसा यूनिट में रहेगा. करंट का पढ़ा होगा तुमने, एम्पियर. करंट एक फंडामेंटल है, करंट भी फंडामेंटल है. ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला. आपको नहीं पता होगा, CD. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तुम लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मोल. सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 7 फंडामेंटल, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स. अब इसका डायमेंशंस कैसे लिखते हैं ध्यान से देख. सबसे पहले मास, मास कैसे करके लिखेंगे हम? M. अच्छा, क्वांटिटी क्लियर है ना, क्या है ये सारा? ये सबको मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं. यूनिट है किस सिस्टम में मेजर करना, उसको हम यूनिट बोलेंगे. केजी में, मीटर, सेकंड, आपको पता होगा ये सब आई गेस. और डायमेंशंस क्या होता है आपको एज इट इज बस याद रखना है कि मास का डायमेंशन हम ऐसे करके लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और कैपिटल M लिख देंगे, दैट्स इट. स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और कैपिटल M लिख देंगे, एज इट इज, आपको याद रखना है बस. लेंथ का डायमेंशन कैसे करके लिखेंगे? मीटर मत लिख देना, L लिखना, लेंथ के लिए L. मास M, लेंथ L, टाइम T. बस ये 3 अपना प्राइमरीली यूज होगा. ये 3 मेनली यूज होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद जो होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, पर ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, वो होता है. टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? T मत लिख देना टेम्परेचर के लिए, T ऑलरेडी डिफाइंड है टाइम के लिए डायमेंशन. इसका केल्विन से ही डिनोट करते हैं. करंट का A से डिनोट करते हैं, लुमिनस का CD, और इस पे एज इट इज मोल ही लिख देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अपना ये 3 से मतलब है ज्यादातर, पर हाँ ये 2 से भी मतलब है, ये तो बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं. ठीक है, क्लियर है ढंग से बिल्कुल? एक बार देख लो 5 मिनट, सब कुछ समझ लो, कोई भी डाउट है तो. मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशन को एज इट इज लिखते हैं, कि मास का डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, डिफाइंड होता है. नथिंग यू एंड आई कैन डू इन दैट. मास को वैसे करके डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, M लिख देते हैं. ये सारे डायमेंशंस है. ठीक है, अब देख फटाक से थोड़ा डिराइव्ड यूनिट्स का बात करते हैं. डिराइव्ड यूनिट्स लिखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल लो. डिराइव्ड क्वांटिटीज लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिराइव्ड क्वांटिटीज का मैं एग्जांपल तो यही दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और भी बहुत सारा. अभी टॉर्क नहीं पढ़ाया गया आप लोग को, टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, मतलब बहुत कुछ है वहाँ. क्वांटिटीज हटाओ, अभी फिलहाल लोग उतना ही पढ़े तो उतना डिस्कशन करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में. सो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंस ये है कि हर डिराइव्ड क्वांटिटी का अपना एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला के बेसिस पे वो डिराइव्ड क्वांटिटी निकलता है. पर वो जो फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूला में अलग अलग क्वांटिटीज आएगा, which can be broken into fundamental quantities. Therefore, because these quantities which will make up the derived, which make up a derived quantity come from fundamental, इसको derived बोलते हैं, और जिसे लाते हैं उसको फंडामेंटल बोलते हैं. तो बेसिकली हमको derived quantities में डायरेक्टली मैं काम का बात पे आता हूँ. We are supposed to learn how to write dimensions of derived quantities. Writing dimension of derived quantities. ठीक है, this is what we are supposed to learn.
सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखो, इट्स वेरी इजी। अभी तक कोई भी डाउट? अभी तक ज़्यादा कुछ बताया नहीं, अभी तक बस यही बताया आपको न्यूमेरिकल डेटा है, ये यूनिट है, और डायमेंशन अभी सिखाऊंगा, पर जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो ये हैं। फंडामेंटल डायमेंशन वो ये हैं, करस्पॉन्डिंग टू दीज क्वांटिटीज। अब डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे लिखते हैं? आपको डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना आ गया, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे करके लिखना है देखो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सबसे पहले वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हैं, you can pick up any formula for finding out the dimensions, no problem, your answer will not change, you can take any formula। so मैं तो velocity का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, सबसे आसान है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेना। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट का ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? मीटर्स में आता है, और टाइम आता है सेकंड्स में। सो ये दोनों दोनों फंडामेंटल है। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एल, क्योंकि लेंथ है, और टाइम का डायमेंशन है टी, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम जो भी मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो एल टी का पावर -1, ये टी नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो एल टी का पावर -1। अब यूजुअली हम जब भी डायमेंशन लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का ना, यूजुअली 3 ही पैरामीटर में लिखेंगे। एम के कोई एक पैरामीटर में लिखेंगे, एल का कोई एक पैरामीटर होगा, टी का कोई एक ऊपर में पावर होगा, मतलब यही 3 पैरामीटर यूजुअली हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रहता है, इसलिए सिर्फ 3 ही लिखते हैं। अब ऐसे करके हर चीज अगर मेरे को कोई भी फॉर्मूला चाहिए, कोई भी एक अगर क्वांटिटी है, कोई भी अगर एक क्वांटिटी है, अगर आपको बोला जाए राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, अगर आप सारा भर दिए बोर्ड एम, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आया? एल टी का पावर -1। हम लोग यूजुअली लिखते हैं एम, ऐसे करके लिख देते हैं, देखो ये तीनों का तीनों कंपलसरीली लिखना रहता है हमको, बाकी सारा ऑप्शनल रहता है, चाहे तो लिख सकते हैं, पर हम पागल थोड़ी हैं जो लिखेंगे बैठ के। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा, देख टी का पावर -1, केल्विन का पावर 0, एमीटर का पावर 0, सीडी का पावर 0, उसके बाद मोल का पावर 0 आया, 1 2 3 4 5। अगर सबका इतना बड़ा बड़ा लिखते गए तो हमारा जो डायमेंशन है कितना बड़ा आ जाएगा। तो चूंकि ये उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, इसको हम लिखते नहीं है डायमेंशंस में, डायमेंशंस में लिखते नहीं है। पर लिख दिए अगर तो आप टेंशन में मत आना, क्योंकि क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा करके बोल देता कि ये क्वांटिटी, एग्जांपल दे रहा हूं बस, एक क्वांटिटी है सपोज P, जो कि डिफाइंड है वेलोसिटी इनटू करंट, वेलोसिटी इनटू करंट। अब मैं आपको बोला ये जो क्वांटिटी है ये मैंने खुद से डिजाइन किया। से फॉर एग्जांपल इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट इफ आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड P, जिसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू करंट, राइट डाउन द डायमेंशंस। सो हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट? इस तरफ डायमेंशन ले लिए और इस तरफ भी डायमेंशन ले लेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी का हम अलग से डायमेंशन लिखेंगे और करंट का अलग से डायमेंशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर्स डिवाइड होता है ना, एल टी का पावर ऊपर चला गया था, टी का पावर -1, बिल्कुल पावर्स टाइप के। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी का पावर -1, अभी जस्ट देखा हमने। करंट के लिए क्या होता है? एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर्स, पता होगा आपको। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर्स, ये है केल्विन और ये है कैंडेला। कैंडल मत पढ़ लेना, कैंडेला है वो। एल टी का पावर -1, करंट के लिए ए लिख देंगे। तो इसको ऐसे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, हम पूरा ऐसे लिखेंगे। देखो ये मैं बार बोल रहा हूँ, ये 3 चीज लिखना कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है, ये 3 चीज रहना ही चाहिए, और साथ में वो ए आ जाए। ये मैं इसीलिए बता दिया सिर्फ कि कल आपको हर जगह ऐसा ही 3 ही चीज दिखेगा, एमएलटी एमएलटी एमएलटी, हर जगह इन मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज में आपको देखने को मिलेगा। बट सपोज इन फ्यूचर यू कम अक्रॉस दिस ए ऑल्सो, तो टेंशन में मत आना कि ये ए क्या है। मास लेंथ टाइम तो देखा, कभी ए नहीं देखा, वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? करंट के लिए है वो, वहां मोल भी दे सकता था। बेसिकली ये जो 7 है वो 7 के 7 पूरे के पूरे डायमेंशंस में आ सकते हैं। प्राइमरली ये 3 तो कंपलसरीली हमको लिखना ही पड़ता है, बिकॉज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है। कल को अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मेरा बताने का पर्पस यही था। अब हम वापस आते हैं हाउ टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो अब मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, बिकॉज विल स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट फेज, हाउ टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फास्ट। देखो वेलोसिटी का तो मैं समझा दिया आपको। अब जो मैं लिखूंगा आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। राइट डाउन द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन,
फोर्स, ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखने की कोशिश करो खुद से। फोर्स बता दिया, उसके बाद आप लिखो खुद से वर्क का, ये सारा खुद से लिखना है आपको। उसके बाद आप लिख सकते हैं पावर का, उसके बाद आप लिखो अच्छा एनर्जी का, उसके बाद आप लिख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और लास्ट में आप लिख लो स्ट्रेन का। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, आपने नहीं पढ़ा मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, एक और चीज लिख लो प्रेशर, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। क्या होता है आपको कोई मतलब नहीं है, मैं बताने भी नहीं वाला, बस याद रखना स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला से मेरे को मतलब इसलिए नहीं है, इसका मीनिंग फिजिकल मीनिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशंस निकालने के लिए आई डू नॉट नीड टू नो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। डायमेंशंस लिखना है आपको ऑफ दिस डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लो फिर देखना। आपका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, बस एक करके दिखा रहा हूं आपको। जब भी लिखना रहे तो आप हमेशा फोकस करो ऐसा यूनिट पे, हमेशा कैसे फोकस करो ऐसा यूनिट पे। मतलब मैं ऐसे पर्सनली ऐसे करता हूं, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए अब आंसर यही होना चाहिए। अब मास कितना है, मास तो है नहीं क्योंकि मीटर लेंथ के लिए है, तो मास है नहीं मीटर के लिए एक, और नीचे जो स्क्वायर है टाइम का वो ऊपर चला जाएगा, बस यही आंसर है। एल टी का पावर -2 याद रखना, याद रखने का चीज है एक्सेलरेशन का, एल टी का पावर -2 याद रख लो। ये सब जो जो टिक मारूंगा याद रहना चाहिए, 100 एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, भूलना नहीं कि सर वहीं एग्जाम में करेंगे, नहीं याद। एल टी का पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या होता है केजी, केजी के लिए एक मास आएगा, एक्सेलरेशन का भी रटवाया है एल टी का पावर -2, अभी भी रटवाया है आपका एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2, और ये मास के लिए ये है। कभी भी अगर भूल जाए तो मास का ऐसा यूनिट लिख लो केजी, एक्सेलरेशन का लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से उठा के डाल दो। केजी के लिए मास का पावर 1, मीटर के लिए लेंथ का पावर 1, और बाई सेकंड का स्क्वायर के लिए टी का पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ये है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला कहां से आता है, देखो F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मेरे को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ये सब क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। अब ध्यान से देखो फिर से, अब आपको वही करना है। मेरे को सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट देख लो क्या है, क्या है बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है, अभी आपको ये भी याद रखना है ml का पावर -2। ये 1 हटा दे रहा हूं, ये 1 होगा बिल्कुल, आपको स्कूल के एग्जाम्स में ऐसे करके लिख लेना है, ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये याद रहना चाहिए एक्सेलरेशन एल टी का पावर -2, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी का पावर -2। 100% याद होना चाहिए फोर्स का एम एल टी का पावर -2, तो वरना बार बार यहाँ न्यूटन का लिखते रहोगे सोच के। तो न्यूटन है, न्यूटन के लिए फोर्स चुपचाप लिख लो एम एल टी का पावर -2। मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, बाई केजी स्क्वायर के लिए क्या लिख लो, मास का स्क्वायर। अगर आप इसको रिजॉल्व करो, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। क्लियर है 100%। क्या किया मैंने, g का सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढो, मतलब जो भी है जिसके लिए भी आपको निकालना है उसका सबसे पहला स्टेप है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको SI यूनिट्स में लिख लो, एंड देन द फाइनल स्टेप इज राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, देन राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला, इट विल बी इजी। सॉल्व ऐसे करना है, बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टाइप का है ये। ठीक है, तो अपना ये आ गया। अब ये रटने का जरूरत नहीं है, पर ये तो पक्का आपको रटाया हुआ रहना चाहिए ठीक से। अब आता है वर्क, ये मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, वर्क क्या होता है बोल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला भी बात जस्ट वही बोला कि सबसे पहले आपको क्या क्या याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। कोई भी एक फॉर्मूला आपको पता हो वर्क का तो काम चल जाएगा, कोई भी फॉर्मूला वर्क का पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जब हमने पढ़ा है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का। रियलिटी में एफ डॉट एस होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा।
अब वर्क का जो डायमेंशन है वो इसका डायमेंशन के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनना, कॉस थीटा क्या होता है, इसका कोई डायमेंशन होता है क्या? जैसे सपोज मैं कहता हूं कॉस 30 डिग्री, दिस इज √3/2। इसका मतलब कभी ऐसा होता है कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 मीटर, या कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 केजी? ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉस ये जो क्वांटिटी है इट विल गिव मी अ कांस्टेंट, ठीक है, इट विल गिव मी अ कांस्टेंट, इट विल नॉट हैव एनी यूनिट। देयरफॉर कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में कॉस थीटा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है। किसका किसका है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का क्या होता है हम अभी याद किए हैं, mLT का पावर -2, और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है L। तो ये क्या आ गया m, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 112 हो जाएगा, ठीक है, और t का पावर -2, ये किसका है? वर्क का। सिंपल। I hope you are able to understand how to write down the dimensional formula of different quantities. The first step, identify the formula. Second step is you have to write it down into SI unit or use the previous expressions which you remember. Especially these two you should be able to remember 100% अच्छे से, बिल्कुल, ताकि फर्दर कैलकुलेशंस मेंटल रहे, ठीक है। अब आते हैं पावर में। अब पावर का थोड़ा बहुत पता होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, याद है? नहीं पढ़ा तो सुन लो, अगर किया तो अच्छा बात है, नहीं पता, अगर नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला सुन के करो। ये फॉर्मूला अगर पता है अभी तो सॉल्व करो। देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम, अब वर्क डन, अब मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला रटाया हुआ नहीं है, आई डोंट नो, बट वर्क डन का मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर मेरे को फोर्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ गया बाई टाइम, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया मैं, क्या आ गया? mL² t का पावर -3, ये आ गया पावर का। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप रट नहीं पाएंगे उतना, पर हाँ ये तो पक्का रटो। एनर्जी क्या होता है? अब एनर्जी के लिए आप कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? कोई भी यूज कर सकते हैं आप एनर्जी के लिए, आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी का बात करता हूँ, 12mv²। अगेन एनर्जी का जब मैं डायमेंशन निकालूंगा, यहाँ भी डायमेंशन लगाऊंगा, इस हाफ का कोई रोल डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं होगा, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, so therefore this will have no role in dimensional formula. So energy, what do I have? mv², what is m? Mass. And what is v square? lt का पावर -1 का स्क्वायर, करेक्ट। so what do I have? m l² t का पावर -2, सही है क्या? मास का है, और v² के बदले क्या लिखा? lt का पावर -1 2, दिस इज एनर्जी, राइट, हाफ mv², l² t का पावर -2, मतलब इसका मतलब हाँ पावर है ना ये, और ये एनर्जी है, ठीक है। देखो तो ये आ गया मेरा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑल राइट, नाउ इफ यू केयरफुली सी वेयर इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, ओके। नाउ यू केयरफुली हैव, आई डोंट हैव अनदर मार्कर कलर, वरना मैं दिखाता आपको। ये देखो ऐसे भी दिखाऊंगा, ये एक वर्क है और ये एनर्जी है। अगर आप ये दो चीज को ध्यान से देखो, इनके डायमेंशन फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ml2 t का पावर -2, ml2 t का पावर -2, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? राइट डाउन इन योर कॉपी, लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensional formula. Two different physical quantities may have same dimensional formula, or dimensional formula for a physical quantity may not be unique, is not unique. Dimensional formula for a particular quantity is not unique, ठीक है। हो सकता है आज को कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करता हो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूनिक, मे बी आज के डेट में कोई ऐसा क्वांटिटी एग्जिस्ट करता हो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूनिक, बट इट मे सो हैपन दैट डे आफ्टर टुमारो आई मे गेट some science may discover some new formula with the help of which we get a new quantity whose dimensional formula may be same as that of now, which was not having any मैचिंग डिमेंशनल फॉर्मूला विद एनीथिंग एल्स। आप समझ पा रहे हैं? तो देयरफॉर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला का यूनिकनेस का कोई, देयर इज नो लॉजिक,
आपके सामने, वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन है। अब जरूरी ये भी नहीं कि सेम डायमेंशन हो, तो आप समझ लो कि आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सर वर्क डन जो होता है गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ आई हैव एनर्जी आई कैन डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटर कन्वर्टेबल है। अजीब अजीब क्वांटिटीज, दो अलग अलग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस सेम है, आपको ऐसे याद रखना है, दे मे बी सेम, दैट्स इट। नाउ लेट अस कम टू सेंट्रीपिटल, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इज नॉट यूनिक। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे हम आते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। जब v स्क्वायर बाई आर लेके हम करेंगे तो v का क्या होता है, एल टी का पावर -1। ध्यान से देखना, v स्क्वायर हड़बड़ा के मत लिखना, ये v लिख लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, प्रैक्टिस हो गया तो डायरेक्ट कर लो, l का पावर 2 t का पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हुआ, फॉर सेफर साइड ऑलवेज राइट डाउन v स्क्वायर मींस एल टी का पावर -1 का होल स्क्वायर बाई, ये r क्या होता है, रेडियस मतलब मीटर मतलब लेंथ। ओके, तो ये क्या हो गया, एल टी का पावर -2। अच्छा ध्यान से देखो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन के जैसा ही आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये क्या आ गया, m0 l1 t पावर -2, ये तो वही आ गया जो एक्सेलरेशन है, और आना भी चाहिए, और आना भी चाहिए। तो अगर कल को सपोज टुमारो आई आस्क यू कि आपको सपोज मैं बोला काइनेटिक एनर्जी की मदद से हमने एनर्जी लिखा ना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यही होगा। कल को मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो यही होगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ भी पूछे, कैसा भी काइंड ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही आया है, किसी भी तरह का एनर्जी का यही आएगा, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन का यही आना चाहिए, ठीक है, हर तरह का एक्सेलरेशन का यही आना चाहिए। अब ये तो पार्ट 1 है। सपोज कोई बच्चा बोले सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम ऐसे करके नहीं निकालेंगे, हम तो ऐसे करके निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। जब ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मूला से अगर उसको निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेगा वो, तो ध्यान से सुनो, ओमेगा ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, है ना, ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया मैं इनटू मीटर, तो ये मेरा आ गया देखो रेडियन स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दूंगा मैं, रेडियन स्क्वायर, मीटर लेंथ है, टी का पावर -2, ये तो मिसमैच कर रहा है, ये रेडियन आ गया, ये रेडियन होना चाहिए क्या, ये रेडियन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, ये रेडियन नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, तो इसीलिए रेडियन यहां मेंशन नहीं करते हम कभी भी, रेडियन हम कभी भी मेंशन नहीं करते। मेरे को दो चीज और याद आ गया तो मैं बस लिख दे रहा हूं, रेडियन हम कभी भी मेंशन नहीं करते, क्यों, वाई, बिकॉज रेडियन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, तो रेडियन नहीं लिखेंगे। आंसर क्या आएगा, एल टी का पावर -2 जो पहले आया एक्सेलरेशन, परफेक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी फॉर्मूला लो, अब यहाँ हाँ आपका आंसर सेम आएगा, अब यहाँ स्टार और मार्कर लिख लेना कि रेडियन हैज नो रोल इन डायमेंशनल फॉर्मूला, अगेन हैज नो रोल इन डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडियन नहीं लिखेंगे वहां पे, ठीक है, सिर्फ इतना बचेगा, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम आया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर ध्यान से हम देखें डेल्टा एल का ऐसा ही, अब सपोज सिर्फ फॉर्मूला दिया ना, आपको लिखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, अगर डायरेक्टली लिख पा रहे हैं तो लिख सकते हैं, वरना हम क्या करते हैं ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो डेल्टा एम, सॉरी चेंज इन लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, चेंज इन लेंथ 3 मीटर -2 मीटर, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, चेंज इन लेंथ का मीटर, मीटर बाई ये लेंथ मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो यूनिट बचा गया कुछ भी यूनिट नहीं बचा, इसका मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, सारा पावर 0, ठीक है, कुछ भी तो नहीं आया ना, ना ही मास आ रहा, ना ही लेंथ आ रहा, ना ही कुछ टाइम आ रहा, देयरफॉर 0 0। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है mlt का पावर -2, एरिया का l स्क्वायर, ठीक है, ये l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ -1, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है अब तक सब। अब ध्यान से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुन,
सबसे पहला तो आप नोट कर लो कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताया था। अगर मैं आपको बोलूं कि उस 7 फंडामेंटल यूनिट्स से हम इस दुनिया के सारे फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? हम उस 7 फंडामेंटल यूनिट से इस दुनिया के सारे फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? थोड़ा सा फॉल्स है, थोड़ा सा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज हमको लेना पड़ता है, एंगल का यूज लेना पड़ता है हमको। सो बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड साथ ही साथ देयर आर 2, ठीक है क्या? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड साथ ही साथ देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। लिख लेना, these are two supplementary units. What is the meaning of supplementary? They help in writing formulas, ठीक है? वो क्या है? एंगल्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है? अब प्लेन एंगल क्या होता है? जो एंगल हम आज तक बचपन से पढ़ते हैं उसको प्लेन एंगल ही कहते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? मान लो वही सर्कल बनाया, इसको थीटा, ये आर्क लेंथ एल और ये रेडियस आर, तो प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ बाई आर, ठीक है? प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ बाई आर। अच्छा, प्लेन एंगल का यूनिट क्या लिखते थे, याद है? इस थीटा का यूनिट क्या होता था? प्लेन एंगल मतलब थीटा, इस थीटा का यूनिट क्या होता था? रेडियंस, अगर आपको याद हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो ना, ध्यान से सुन। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियंस, और फॉर्मूला है एल बाई आर। इसका मतलब अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं किसका? अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं प्लेन एंगल का, तो क्या लिखूंगा? सोच के बोलो। प्लेन एंगल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? एल अपॉन आर। तो एल भी मीटर में है और आर भी मीटर में है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ये आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड एंगल क्या है? इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ये क्लास 12 में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ए बाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है मत पूछो, 12 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पीएचडी करेंगे हम लोग अलग से, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस फॉर्मूला है ए बाई आर स्क्वायर, कभी पूछेगा नहीं आपसे फिलहाल, और 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे भी उसको कवर करना है डीप में। प्लेन एंगल पे ध्यान देते हैं, एल अपॉन आर, तो उसका हम निकाल लिए, ओके। अभी हम जस्ट एक और चीज पढ़े थे जिसका ये आया था, वो क्या था? स्ट्रेन। उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल बाई एल था। ये भी आया था m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। अरे पर एक चीज बहुत ही खास, वेरी स्पेशल थिंग इज देयर, कि थीटा के लिए हम कह रहे थे कि इसका यूनिट है रेडियंस। इसका यूनिट हम क्या बोल दे रहे थे? रेडियंस। अब मैं लिख रहा हूं, देखो, क्वांटिटी यूनिट डिमेंशनल फॉर्मूला। क्वांटिटी मैं आपको पहला कह रहा हूं प्लेन एंगल, दूसरा क्वांटिटी है स्ट्रेन। प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है उसको हम कहते हैं रेडियंस, ओके। इसका क्या था? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग यूनिट नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये मैं कह रहा हूं आपको। हालांकि देखो यहां भी l क्या है? मीटर में है, और r भी मीटर में है, मीटर मीटर कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर आप ऐसा यूनिट का बात करो, मान लो आर्क लेंथ है, ये बेसिकली क्या है? देखो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आर्क लेंथ है मान लो 10 मीटर और रेडियस है मान लो 2 मीटर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। रेडियस है मान लो 5 मीटर, हाँ ये पॉसिबल है। तो ये मीटर मीटर कट गया और ये आ गया मेरा 2 रेडियंस, ठीक है। अब यहां भी मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में, स्ट्रेन के केस में, मैं कहता हूं कि जो चेंज इन लेंथ है वो है 2 मीटर, एंड द ओरिजिनल लेंथ वो से फॉर एग्जांपल 1000 मीटर, से फॉर एग्जांपल, ज्यादा लग रहा है तो 100 ले लो। यहां भी मीटर मीटर गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज 2 by 100, but here I write this is 2 radians and here I don't write anything, here we don't write anything। वो मैं कह रहा हूं आपको नहीं लिखते हैं कुछ भी, क्यों? कोई रीजन नहीं, there is no reason, it is just defined कि थीटा का यूनिट होगा रेडियंस, it is just defined that let strain be unitless, let the strain be unitless। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, it is done like that। अगर वो बोल देता यूनिट है तो हम यूनिट ले लेते, पर वो यूनिट डिफाइन करने का कैपेसिटी इज बियॉन्ड अस। सो देयरफॉर फॉर थीटा यूनिट इज डिफाइंड इवन दो दिस थिंग्स गेट कैंसल्ड आउट। फॉर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। इट इज यूनिटलेस 2/100, उसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ प्योर कांस्टेंट, इट इज अ प्योर कांस्टेंट, ठीक है।
अब ये जो तीन चीज है उसमें क्या अंतर है, ध्यान सुने, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था मैं कि स्ट्रेन क्या है, इट इज यूनिटलेस, इट डज नॉट हैज एनी यूनिट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, अपने कॉपी में लिख लो, अ डायमेंशनलेस फॉर्मूला, सॉरी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, है कि नहीं है, ये डायमेंशनलेस है पर इसका यूनिट है रेडियंस। ऑन द अदर हैंड a unitless quantity will always be dimensionless, will always be dimensionless। अगर यूनिट ही नहीं है तो गारंटी डायमेंशनलेस होगा। ध्यान सुनो, अगर डायमेंशनलेस है तो हो सकता है कि यूनिट हो, नहीं भी हो सकता है। अगर डायमेंशनलेस है तो हो सकता है कि यूनिट हो और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मे हैव, डायमेंशनलेस क्वांटिटी may or may not have, dimensionless quantity may or may not have a unit, like for example strain के केस में no unit, but radian के केस में there is a unit although dimensionless। but a unitless quantity जिसका unit ही नहीं है, defined ही नहीं है, constant, pure constant, unitless quantity will necessarily be dimensionless। ऐसा क्यों? अरे यूनिट ही नहीं है, कुछ केजी ही नहीं है, कुछ मीटर ही नहीं है, कुछ टाइम ही नहीं, तो ये कहां से पैदा हो जाएगा? क्योंकि ये तो फंडामेंटल यूनिट्स है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम? डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर में हम लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से डिफाइन होगा? देयरफॉर अ यूनिटलेस थिंग विल 100% नेवर हैव एनी डायमेंशंस, बट इफ डायमेंशनलेस है तो हो सकता है यूनिट हो और नहीं भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेना आप। अच्छा, अब देखो हम बात करते हैं रिगार्डिंग सम कांस्टेंट्स। अभी तक प्योर थ्योरी चल रहा है, इसके बाद से थोड़ा सा अपना काम का बात स्टार्ट होगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सम कांस्टेंट्स का बात करते हैं। देखो, सम कांस्टेंट्स, there are two kinds of constants, one are having dimensions and there are some constants that are dimensionless also। some constants which have dimensions, constant का मतलब उसका वैल्यू फिक्स्ड है, and they have dimensions, like for example c speed of light, इसका डायमेंशन मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लोगे lt का पावर -1। c कांस्टेंट है, हाँ। डायमेंशन होता है, हाँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6.67 × 10⁻11, डायमेंशन है कि नहीं है? है। उसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट h 6.626 × 10⁻34, ये इसका वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, डायमेंशन है कि नहीं है? है। सो लाइक दैट गैस कांस्टेंट r 8.314, वैल्यू है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन है कि नहीं है? है। So therefore these are some of the constants which have dimensions। there are some constants which are dimensionless also, like for example pi। pi का यूनिट सुना है? पाई मीटर, पाई केजी, कांस्टेंट है बस 3.14, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। आगे जो चाहे आप लगा दो, वो अलग बात, पर कुछ भी ऐसे जनरल नहीं लगता। पाई केजी वो हम बोलते हैं कि मास है 5 पाई केजी मान लो, बट ऐसा पाई के आगे कुछ भी नहीं लगाते, वो डायमेंशनलेस ही पकड़ते, इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली ई 1.6 × 10⁻19 आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, उसके पीछे आप प्लस ई लगा लो, माइनस ई लगा लो, कूलम्स लगा लो, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका अपना सेपरेट कोई डायमेंशन नहीं है। मैं यही बोल सकता हूं ई के जी, इसका मतलब 1.6 × 10⁻19 kg, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसका अपना खुद का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और कुछ होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली कांस्टेंट्स दैट आर डायमेंशनलेस। सो बोथ काइंड ऑफ कांस्टेंट्स में एग्जिस्ट, डायमेंशन वाला भी होता है। कांस्टेंट का मतलब आप ये मत सोचना डायमेंशनलेस ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह से डायमेंशनलेस में आपका रिलेटिव डेंसिटी भी आता है। ऑन दी अदर हैंड रेजिस्टिविटी यहाँ पे आएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रेजिस्टिविटी विल हैव डायमेंशंस। ठीक है, तो ऐसा करके बेसिकली अपना ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, ये थ्योरी पोर्शन डायमेंशनल एनालिसिस का यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नाउ अगर आपको ढंग से क्लियर है, पर फटाक से रिवीजन करा दे रहा हूं मैं। वी बेसिकली लर्न दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डायमेंशंस। क्या यूनिट और डायमेंशन एक बात है कि अलग अलग है?
यूनिट और डायमेंशन इज सेम और डिफरेंट? इफ यू केयरफुली एनालाइज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर टू डिफरेंट थिंग। क्योंकि अभी अभी सिखाया, अभी क्या सिखाया आपको कि कोई ऐसा चीज हो सकता है जिसका जो डायमेंशनलेस हो तो यूनिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अगर यूनिटलेस है तो गारंटी डायमेंशनलेस होगा ही होगा। सो यूनिट और डायमेंशन दो अलग अलग चीज है, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसका एक अलग चीज। तो अभी तक अपना थ्योरी क्लियर है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड रेस्ट ऑल अदर क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड रिमेनिंग ऑल अदर क्वांटिटीज दे आर डिराइव्ड। हमने ये भी सीखा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करके हम लिखते हैं। दो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको वेलोसिटी का और फोर्स का और एक्सेलरेशन का आपको अच्छे से दिमाग में सेट रहना चाहिए। और ये भी सीखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम रेडियन कंसीडर नहीं करते हैं, वही कंसीडर करेंगे जो फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए, वरना डायमेंशनल फॉर्मूला बता पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला इज मस्ट। देन अगर हमको फिर भी पता नहीं पड़ रहा तो फिर ऐसा यूनिट लिखते हैं और फिर वहां से हम डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। डिमेंशनल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं हम, इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। जो पहला है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल लो, या हम बोल सकते हैं फाइंडिंग आउट डायमेंशंस ऑफ अननोन पैरामीटर्स। फाइंडिंग आउट डायमेंशंस ऑफ अननोन पैरामीटर, मतलब अगर कोई मेरे को पैरामीटर नहीं पता उसका भी डायमेंशन निकाल सकता हूं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक। कैसे देखो, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है ये बताता हूं, यही समझा रहा हूं बेसिकली। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है देख, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर मैं आपको बोलूं एक क्वांटिटी है P which is 10 मीटर प्लस 20 मीटर, सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी P? कितना है वो? 30 मीटर, राइट। एक क्वांटिटी है Q विच इज 10 मीटर प्लस 20 kg, ये कितना होगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये और ये, क्या ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए? क्या ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए? अगर यूनिट सेम है उसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। यूनिट सेम है इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों का सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं A इक्वल टू P प्लस माइनस Q प्लस माइनस RS प्लस Z प्लस P बाई M, कुछ भी लिख दिया मैं, देख कुछ भी लिख दिया मैं, देखो इसमें से बताओ किसका, ये एक फॉर्मूला लिखा मैं, क्वांटिटी है A विच इज इक्वल टू क्वांटिटी P प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ये सारे क्वांटिटीज हैं अलग अलग। अब अगर मैं बोलूं इसमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच करेगा, तो देखो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या वही P का रहेगा? A और P का सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि P प्लस माइनस ये है, और यही Q का रहेगा। P का जो है वही Q का, तभी तो प्लस माइनस हो पाएगा, वरना फॉर्मूला ही गलत है। ये ऐड करना मतलब ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट कंपल्सरीली बी सेम। अच्छा, इसका किसके इक्वल रहना चाहिए? R इंटू एस के, मतलब R इंटू एस करने से मेरे को जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो Q के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू Q। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू इसका कंप्लीट का, ये एक फ्रैक्शन के अंडर, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शनल ऐसे करके, ठीक है। तो इसका होल जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही RS का रहना है, वही Q का रहना है, वही P का, वही A का, ठीक है। और इसके तो इसका फिर अब डिटेल में अलग से PhD नहीं कर रहा, समझा दिया, इसका पूरा इसके बराबर होगा, ठीक। नाउ घुस के अगर देखें तो इसमें अगर घुस जाए इस फॉर्मूला में और फिर अगर हम देखें तो Z का और P का सेम होगा। सेकंड लिख रहा हूं मैं, Z का किसके इक्वल होना चाहिए? P के, क्योंकि तभी तो ऐड हो पाएगा ना, ओके। और हम कुछ नहीं कह सकते, और Z प्लस P बाई M का इसके इक्वल टू में होना चाहिए, ठीक है। सो दीज डिडक्शंस यू आर सपोज टू लर्न। आपको क्या सीखना है कि कैसे करके डिडक्शंस लाइन, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट दीज टू थिंग्स कैन बी एडेड। इसका मतलब उसका यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि ये पता पड़ेगा अगर आपको, तभी आप अननोन पैरामीटर का डायमेंशन निकाल पाएंगे। कैसे? देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के नीट में पूछा गया था ना, हाँ मैं ईयर भूल गया किस ईयर में पूछा गया है, पर ऐसा ही कुछ पूछा गया था एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर द डेटा। A प्लस
b बाई टी प्लस सी बाई समथिंग लाइक दैट। नीट में पूछा गया है ये। आपको बताना है ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। ये एक मैं बताता हूँ, देखो इसका आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। क्या v और a का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और इसका सेम रहना चाहिए, इस चारों का सेम रहना चाहिए, देख सेम टाइप का। तो अब ये डायरेक्ट पूछा गया है। अब ये a का क्या होगा, एल टी का पावर, ये है v, ये कंफ्यूज मत होना, सारा कॉन्स्टेंट्स है। तो a का क्या हो जाएगा, जो v का है, और v का क्या होता है, एल टी का पावर -1। ऑप्शन में दिया था ये एल टी का पावर -1, मार देने का। सेकेंड इज b बाई टी, तो b बाई टी का वही रहना चाहिए जो v का है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो अगर हमको b का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि b बाई टी का वही होगा जो v का होगा। इसका मतलब b का क्या होगा, जो वेलोसिटी इनटू टाइम का होगा। अच्छा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, मीटर। तो मतलब मास का 0, एल टी का पावर 0, सिंपल। देखो मैं एक स्टेप खा गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। देख b क्या होगा रे, vt हो गया ना, vt का जो है, vt क्या होता है, लेंथ। आप अलग अलग से कर सकते हो, आप चाहो तो v क्या है, v होता है एल टी का पावर -1 और t होता है t। तो देख ये कट ही जाएगा ना, t का पावर 0 वही बचेगा। तो वही b अगर निकालना है, vt कर लिए, vt पता पड़ा, अरे vt तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। तो ये दूसरा हो गया। अगर आपसे c पूछ लेता तो c के लिए क्या करते, देखो c के लिए क्या करेंगे, v इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि c बाई टी स्क्वायर इक्वल टू v, तो c क्या आएगा, v टी स्क्वायर। अब v का हम लिख दें एल टी का पावर -1 इंटू टी स्क्वायर, m का पावर 0, एल टी का पावर 1। तो ये आ गया c का, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली दिस इज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ सम अननोन पैरामीटर्स, ठीक है। ये तो खैर इजी क्वेश्चन। तो ऐसा ही कुछ कुछ और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स देता हूँ, देख। अब अगर ये आपको क्लियर है तो अब ये वाला खुद से करो। सपोज फॉर एग्जांपल u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टी प्लस सी। यहां से सी का मैं निकाल सकता हूं, वहां जाएगा ना, ठीक है। यू ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज, दीज आर बेसिकली 3 कांस्टेंट्स ए बी एंड सी। ये अपना 3 कांस्टेंट हो गया ए बी एंड सी। ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस एंड आई एम राइटिंग सम मोर क्वेश्चंस। मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो। तीसरा, सपोज फॉर एग्जांपल फिर से एक यहां पे लिख रहा हूं मैं, दीज आर कांस्टेंट्स। मैं आपको जो जो जिसका जिसका निकालना है उसका अंडरलाइन कर दे रहा हूं ऐसे करके, डबल। जो जो निकालना है सब डबल अंडरलाइन है, ठीक है। यहां पे फिर मैं लिख रहा हूं पी टी स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर। तो ये मेरे को मिल गया, वो मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना, जो जो कांस्टेंट्स है इसका आपको डायमेंशंस निकालना है वो मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया है। ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। ठीक है, पहले ये दो करते हैं फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले वो दो फटाक से करो फिर आगे और बताता हूँ कुछ कुछ। तो चलो इस पर स्क्रीन पॉज करके एक बार फटाक से ट्राई कर लो, फिर यहाँ देखना। देख ये पहला वाला है। अब कुछ कुछ बात तो ऑब्वियस है कि टी और सी, अभी यहाँ पे दिया नहीं। एक्स को आप पकड़ लो डिस्प्लेसमेंट और टी को आप क्या पकड़ लो, टाइम। इस एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है और ये टी टाइम है, यहाँ भी वही है। दिस इज वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। एक्स डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम है, और बाकी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड एंड टेल, ठीक है। सो टी और सी, अब यहाँ पे देखो टी और सी को ऐड कब कर पाएंगे, जब सी का डायमेंशनल कांस्टेंट सी के बराबर, जब जो उसका डायमेंशन हो सी के टी के बराबर हो। तो सी और टी का जो डायमेंशंस है वो सेम होगा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, जो टी का होता है, मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t डायरेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले a का निकाले कि पहले b का निकाले, पहले b का निकालना ज्यादा आसान है। अच्छा यहाँ पे u क्या है, एनर्जी, और यहाँ पे F है फोर्स। आई एम वेरी सॉरी, बताना भूल गए। यहाँ पे U क्या है, देख एनर्जी है, X इज डिस्प्लेसमेंट एंड T इज टाइम, ठीक है। हाँ, अब C का तो निकाल लिए हम, B का निकालना है तो U इंटू इसका,
शुड बी इक्वल टू बी, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी का जो होगा वो क्या होगा, ये अपना साइड में करना, मतलब ये मेंटल कैलकुलेशन है, इसको एग्जाम में ऐसे करके मत लिख देना ऐसे मैं लिख रहा हूं, इसको बस ऐसे इमेजिन करो कि बी का जो डायमेंशन है वो एनर्जी इनटू टाइम आएगा। बी का डायमेंशन क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन इनटू टाइम का जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये टी और ये सी क्या है, बेसिकली टाइम है ना, तो ये सेकंड समथिंग आएगा और ये एनर्जी है, तो एनर्जी इनटू टाइम इक्वल्स टू, आपको मैं पूरा डिटेल में लिख के दिखाता हूं, देख u इंटू टी प्लस सी का जो डायमेंशन है किसके किसके इक्वल होगा, ए एक्स स्क्वायर के भी इक्वल होगा, और यही किसके इक्वल होगा, बी के, है ना। तो वही लिखा मैं कि u इंटू टी प्लस सी का मतलब क्या है, ये तो पूरा टाइम है और ये एनर्जी, तो एनर्जी इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इंटू टाइम का मतलब एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी और वर्क का सेम होता है, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एनर्जी। मैंने कैसे किया, मेरे को एनर्जी का चाहिए था, आप एनर्जी का याद भी कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये भी याद कर लो तो अच्छा है, काफी जगह काम आता है। और अगर भूल गए कभी तो एनर्जी और वर्क का सेम होता है, समझाया था, और वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ये होता है और डिस्प्लेसमेंट का एल ऐड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया अपना एनर्जी का, साथ ही एक टाइम मल्टीप्लाई करना है मेरे को, राइट। ओके, तो ये किसका है, बी का, तो बी का आंसर आ गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, ठीक है, ये क्लियर है ढंग से, बिल्कुल ठीक। अब अगर बी आ गया है तो अपना यहां से ए निकालना है, तो ए एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे रे, ए एक्स स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल टू होगा, और बी ये आया है मेरा एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, तो यहां से ए क्या होगा, देखो बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा मतलब बाई एल स्क्वायर आ जाएगा, और बाई एल स्क्वायर आ गया तो एल का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें, क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूं, फोर्स है, टी है, एक्स है, पूरा क्वेश्चन, हाँ पूरा क्वेश्चन सही है, तो वो वाला एक बार फटाक से ट्राई करते हैं। देखो वहां पे अगर हम ध्यान दें तो आर का जो मेरा डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, m का पावर 0, चूंकि ये चुपचाप एक्स स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, और ये भी मीटर स्क्वायर ही रहना चाहिए, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला चुपचाप एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी का पावर 0, मेरा आर का आ गया डायरेक्ट, ओके। क्यू का डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सेम, क्यू का कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर, तो फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एम एल क्यूब टी का पावर -2, ठीक है। तो एफ का आ गया, क्यू का आ गया, पी का निकालना है, तो पी का कैसे निकालेंगे, तो पी टी स्क्वायर क्या होगा, जो क्यू है, पी टी स्क्वायर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे वैसे ही था क्या, ए एक्स स्क्वायर है बी, हाँ ठीक है, तो पी टी स्क्वायर क्या है, जो क्यू था, या फिर ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन से जो आया था, जैसे करना है, पी टी स्क्वायर क्यू है, क्यू हमने निकाला है जस्ट, तो पी क्या आएगा, क्यू बाई टी स्क्वायर, देख पी टी स्क्वायर और क्यू का एक ही है, तो P का क्या आएगा, Q बाई टी स्क्वायर, P का क्या आएगा, Q बाई टी स्क्वायर, तो Q का हमने निकाला ऑलरेडी, बाई टी स्क्वायर कर दो उसमें, तो क्या आएगा, बाई टी स्क्वायर कर दिया तो ये आया, ठीक है, बाई टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2 -4 हो जाएगा, तो ऐसे करके डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको बस पकड़ना ये है कि किसको हम पहले कैच करके आई एम सपोज टू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कैच, ठीक है। अब कुछ कुछ और जनरल रूल्स है, वो ये है कि ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो अपने को काफी ढंग से समझ में आ गया, देयर इज जस्ट वन मोर रूल एंड देन वी कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। पहला तो वो था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते टाइम इंडिविजुअल यूनिट्स मस्ट मैच, सेकंड थिंग जो ये है, जो रूल्स है, दीज आर रूल्स, दिस इज रूल नंबर 2, कि इनपुट्स, दूसरा रूल ये है कि इनपुट्स ऑफ फंक्शंस शुड बी डायमेंशनलेस, inputs and outputs of functions should be dimensionless। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल साइन के अंदर में जो भी रहेगा वो डायमेंशनलेस होगा, साइन 30 डिग्री लिखते हैं ना बाबा, वो कांस्टेंट है ना, डायमेंशनलेस है, साइन रेडियंस में लिखते हैं तो रेडियन क्या है यूनिट पर डायमेंशनलेस है, वो साइन π/3 रेडियंस पर है तो डायमेंशनलेस है ना, तो वही बोल रहा हूं कि इनपुट ऑफ अ फंक्शन साइन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, कौन सा फंक्शन,
इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस शुड बी डायमेंशनलेस। इसका इनपुट भी डायमेंशनलेस होगा और साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फंक्शंस शुड बी डायमेंशनलेस। इसका क्या एप्लीकेशन है देखो, अगर मैं आपको कल को बोलूं साइन ए प्लस बी, तो ए इंडिविजुअली डायमेंशनलेस रहना चाहिए और बी इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस रहना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर आपको बोल दूं साइन 2t² से बोला x इक्वल्स टू बी साइन 2t², सिंपल सा एग्जांपल। आप बताओ मेरे को कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और b का क्या होगा। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर देखो। देख, साइन का जो ब्रैकेट है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये t² क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो a का भी यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट है सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरा कैंसल आउट होना चाहिए, तो ये भी सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। अरे t² और a कैंसल आउट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में कांस्टेंट बचना चाहिए, इसका कोई डायमेंशंस ना हो। इनपुट है ना साइन फंक्शन का, इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। सो देयरफॉर इसका और इसका कैंसल आउट होना चाहिए, तो इसका है सेकंड स्क्वायर, तो a का क्या होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर -2 मत लिख देना, सेकंड स्क्वायर, ताकि ये और ये कैंसल आउट हो। क्लियर, तो ये a का हो गया। अब b का जब बात करेंगे तो देखो, साइन का टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये अपने आप में साइन थीटा इज डायमेंशनलेस। इसका आउटपुट जो भी आएगा इट इज डायमेंशनलेस। सो द डायमेंशन ऑफ x एंड द डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल। और x क्या होता है, अपना डिस्प्लेसमेंट लेते आ रहे हैं, आपको याद रह जाना चाहिए। x लेंगे, y लेंगे, ये सारा है डिस्प्लेसमेंट। x है अलोंग x डिस्प्लेसमेंट, y है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, z ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग z हो जाएगा। यहाँ पे जो x लिखे हैं, अब x और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए कि नहीं, सेम होना चाहिए क्योंकि ये क्या हो गया, कांस्टेंट। therefore x and b should have same dimensions. So therefore what is the dimension of b? m l power 1 t power 0। एप्लीकेशन है सबका। अब ये तो एक साइन लिया मैं, कल को मैं अगर बोलूं e का पावर ax प्लस b से y इज इक्वल्स टू p e का पावर ax। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग, अभी सिंपल लेके समझा दे रहा हूं आपको। देखो, अब e का पावर ये, दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल फंक्शन, e का पावर इनपुट समथिंग। अब e का भी सुना है ऐसा, e का पावर 2 मीटर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। e का पावर 2 मीटर, e का पावर 10 किलोमीटर, ऐसा कर कभी नहीं होता। आप ध्यान से देखना, हमेशा जो भी कांस्टेंट जाता है, अगर कोई भी फॉर्मूला में कभी स्क्वायर उठा हो, हाँ, f इक्वल्स टू m v²/r। अब ये जो पावर है, किसी भी चीज का पावर हो, e का ही पावर हो जरूरी नहीं है, किसी भी चीज का, कोई भी कांस्टेंट का पावर हो, तो 2 का पावर n, n मस्ट बी अ प्योर कांस्टेंट। दिस मस्ट बी, ऐसा कभी नहीं होगा 2 का पावर 2 मीटर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। mv²/r, कभी सुना है इस 2 का ऐसा यूनिट क्या होता है, कभी पूछा है कोई आपसे? पूछ ही नहीं सकता, कैसे पूछ सकता है, इसका ऐसा यूनिट थोड़ी होगा। v तो v का पावर 2, इट्स अ प्योर पावर। सो पावर्स आर ऑलवेज dimensionless, it has no dimensions. So similarly e का power something, it has to be dimensionless, it's an input of this e। ठीक है, अब इसका मैं इस पे आता हूं, एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूं, से log p t² प्लस qx, जो भी लिखते जा रहा हूं मैं, बस देखो पहले यहां देख लो अच्छे से एक बार। e का पावर समथिंग मस्ट बी डायमेंशनलेस, तो ये इंडिविजुअली डायमेंशनलेस एंड दिस शुड आल्सो इंडिविजुअली बी डायमेंशनलेस। तो सबसे पहले ax, तो a का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, x का उल्टा, मतलब l पावर -1, तभी तो ये और ये कैंसल आउट होंगे। डायमेंशनलेस रहना चाहिए ax, तो a क्या है, m का पावर 0, l का पावर -1, ताकि x मल्टीप्लाई करने से ये उड़ जाए, और t का पावर 0। ध्यान से देख, a इंटू एक्स करने से कुछ नहीं बच रहा। और यही किसका रहना चाहिए, b का। नहीं, b खुद में ही डायमेंशनलेस रहेगा, इंडिविजुअली अपना, b को टेंशन ही नहीं है लाइफ में। b अपना बिंदास है, वो तो डायमेंशनलेस ही रहेगा क्योंकि वो प्लस ये शुड बी डायमेंशनलेस, तो ये इंडिविजुअल डायमेंशनलेस, ये इंडिविजुअल डायमेंशनलेस, तो b इज डायमेंशनलेस डायरेक्ट। अच्छा, p का बात करो तो ये e का पावर समथिंग मस्ट बी अ प्योर कांस्टेंट। कभी ऐसा नहीं आएगा कि 2 का पावर 2 हो गया 4 मीटर्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या 4 kg, 2 का पावर 2 हो गया 4 kg, नहीं,
इसका जो आउटपुट आएगा वो एक प्योर नंबर आएगा। अब वो बात अलग है कि आप लिख दो 2 का पावर 2 kg, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आप अलग से लिख सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट 2 का पावर 2 विल ओनली गिव 4, इट विल नॉट गिव एनी यूनिट, प्योर कांस्टेंट। सो ई का पावर समथिंग और एनीथिंग का पावर समथिंग, पावर खुद में भी डायमेंशनलेस होगा, आउटपुट भी डायमेंशनलेस होगा। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन विल बी डायमेंशनलेस। तो ये p अकेले बचा, इसका डायमेंशनलेस है, तो y और p सेम, इसका मतलब p का क्या हो जाएगा, m चुपचाप एक l, m का पावर 0। आप कुछ नहीं लिखोगे, अब सपोज ये मतलब ये मत लिख देना डायमेंशनलेस के लिए, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1 1 बाय डिफॉल्ट। 0 लिखना स्पेसिफिकली अगर डायमेंशनलेस लिखना है, वो वाला क्वांटिटी को डायमेंशनलेस करना है तो ये आ गया। ऐसे करके सब अलग अलग आपको करके दिखाया, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा कंसेप्चुअल। देख सपोज मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई सी लॉग b प्लस पी ई का पावर माइनस टी स्क्वायर बाई बी यहां पे ले लो फोर्स। ट्राई करो सॉल्व करने का, ये वाला खुद से, ये फोर्स है जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ, एफ इज फोर्स। ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, बी है, जेड है, ये सब आपको निकालना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बाकी बस एक फोर्स ही एक चीज है, बाकी और बाकी हाँ टी टाइम है, टी टाइम है, और बाकी सारा निकालना है आपको खुद से, ठीक है। ट्राई करो, बाकी सारा कांस्टेंट खुद से निकाल लो आप। दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, खुद से निकालो। y आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, a निकालना है, y नहीं निकालना है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो निकालना है, मतलब मैं सर्कल कर दिया, इसका डायमेंशन आपको बताना है, सर्कल कर देना, इसका डायमेंशन आपको बताना है। तीसरा है p माइनस a बाई वी स्क्वायर v माइनस b should be ठीक। इसमें आपको इसका बताना है और इसका बताना है, ठीक है। फोर्थ इज इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a का पावर n, a का पावर n बस आपको ये बता देना कि यहाँ पे n क्या होगा, ठीक है। मैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा, पर जो क्वेश्चन लिखा वो गलत नहीं है, ये तो प्योर इंटीग्रेशन है, एक्स एंड वाई इज इन मीटर्स, ठीक है। आप खुद से एक बार ट्राई करो ये सारा क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे। खुद से एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, देन विल मूव अहेड क्विकली एंड जस्ट वंस लेट मी चेक व्हाट इज द टाइम। ओके, ठीक है, क्विकली वंस चेक, ठीक है। चलो चालू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो एफ और ए, तो ए का तो सिंपल है यार, ए का क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म। बी और सी का मेरे को नहीं पता, पर देखो यहाँ पे ई का पावर समथिंग है,
ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो ये टी स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर, तो बी का भी क्या होना चाहिए सेकंड स्क्वायर। तो बी का शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टी स्क्वायर, एम एल नहीं लिख रहा मैं, आप ऐसे शॉर्टकट में मान पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ए का हो गया, बी का हो गया, तो ये तो डायमेंशनलेस है अपना अलग से। अच्छा देखो, ये बी टी स्क्वायर आया तो ये टी स्क्वायर, और ये तो आउटपुट कुछ नहीं है ई का पावर समथिंग का, दिस इज प्योर कांस्टेंट, पर इसको इसको ऐड तो होना है ना, इसको इसको ऐड तो होना ही है, तो ये बी टी स्क्वायर है तो पी भी क्या होना चाहिए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बोले तो एम का पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ई का पावर समथिंग आउटपुट इज डायमेंशनलेस, ई का पावर समथिंग का जो आउटपुट है वो तो डायमेंशनलेस है, बचा पी, इसको इसको ऐड होना है, तो पी का डायमेंशन बी का डायमेंशन शुड बी सेम। ठीक है, अच्छा जेड, अब ध्यान से देखो, जेड का जो डायमेंशन है शुड बी सच दैट लॉग का इनपुट शुड बी डायमेंशनलेस। लॉग का इनपुट शुड बी डायमेंशनलेस, तो ऊपर में जो टी स्क्वायर आया ना, बी का टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस समथिंग टी स्क्वायर, सपोज ऊपर 5t स्क्वायर आता, मतलब सेकंड स्क्वायर आया ऊपर में, न्यूमरेटर में क्या आया ऐसा यूनिट सेकंड स्क्वायर, तो जो डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल आउट करेगा, वरना डायमेंशनलेस कैसे होगा, लॉग का इनपुट डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो z क्या हो जाएगा सेम, डायमेंशनलेस करने के लिए ये भी अपना टी स्क्वायर में रहेगा, सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होगा। अच्छा, अब लॉग का पूरा काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे देखो बी सी, बी बाई सी का डायमेंशन एफ के बराबर रहना चाहिए, बी बाई सी का डायमेंशन एफ के बराबर रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, लॉग का आउटपुट डायमेंशनलेस होगा, कांस्टेंट है ये, तो ये और ये सेम रहना चाहिए, मेरे को चाहिए सी, तो सी क्या है बी बाई एफ, बी बाई एफ, बी का क्या है सिर्फ टाइम का स्क्वायर है, और एफ क्या होता है एम एल टी का पावर -2, तो ये क्या आ गया एम का पावर -1, एल का पावर -1, टी का पावर -4, ये आ गया सी का, बाकी ए और भी बाकी सारा निकल गया। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड और क्या पूछेगा, पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं मैं गारंटी से नहीं पूछ सकता। ऐसा एक 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 इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, एम एल टी जो भी लिख रहे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए, दे मस्ट बी इंटीजर्स, दे कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन आ रहा है मतलब कुछ गलती किए हैं आप, देखो फ्रैक्शन नहीं होगा कभी भी। अच्छा यहाँ देख लो फटाक से सेकंड क्वेश्चन, ए साइन ओमेगा, अब ए का, अब देख साइन का आउटपुट क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो ए का तो डायरेक्टली आ गया मीटर, मीटर आ गया मतलब एम एल टी, अब आ गया ओमेगा टी, अब देख अब प्लस माइनस है और ये है, तो आउटपुट साइन का इनपुट शुड बी डायमेंशनलेस, तो इंडिविजुअली क्योंकि ये प्लस है तो इंडिविजुअली शुड बी डायमेंशनलेस, अरे दो अलग अलग डायमेंशन को थोड़ी ऐड कर सकते हैं हम, ऐसे थोड़ी इसका डायमेंशन का डायमेंशनलेस, ऐसा नहीं हो सकता, डायमेंशनलेस है मतलब इंडिविजुअली एडिशन, जो इंडिविजुअली ऐड किए वो भी डायमेंशनलेस होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन की चीजों को हम ऐड ही नहीं कर सकते, तो ओमेगा इंटू टी शुड बी डायमेंशनलेस, इसका मतलब ओमेगा का डायमेंशन 1/टाइम वाला होना चाहिए, ताकि 1/टाइम और ये टाइम का डायमेंशन कैंसिल हो, 1/टाइम मतलब 1/सेकंड, मतलब 1/टी मतलब टी इनवर्स, तो ओमेगा का क्या आएगा टी इनवर्स, जो भी मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, भावनाओं को समझो। अच्छा के एक्स, तो के का क्या आएगा एम का पावर एक्स, के एक्स शुड बी डायमेंशनलेस, और एक्स है मीटर, करते जा रहे हैं, पूछना नहीं एक्स क्या है सर, एक्स मीटर है वो, तो एक्स क्या आएगा एम एल का पावर -1t, देख ये डायमेंशनलेस हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया, आउटपुट डायमेंशनलेस हो गया, साइन का आउटपुट डायमेंशनलेस हो गया, y और a सेम आएगा तो a आएगा मीटर सब। थर्ड क्वेश्चन का आओ फटाक से, ठीक है, अब इसमें a, ओके, ये p क्या है, ये इक्वेशन देखा है तो भी कभी तुम लोग जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन देखा है कि नहीं रे, p प्रेशर है, p है प्रेशर, pv इक्वल्स टू nRT वाला बात है, मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, इसको बोलते हैं वैंडर वॉल्स इक्वेशन, एक तो तुम लोग गैस इक्वेशन पढ़ा होगा pv इक्वल्स टू nRT, इसको बोलते हैं वैंडर वॉल्स इक्वेशन, खैर थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाएंगे हम लोग। अब देखो ये मेरे का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब P और A बाई वी स्क्वायर का यूनिट सेम रहना चाहिए, P प्रेशर है तो P और A बाई वी स्क्वायर का यूनिट सेम रहना चाहिए, इसका मतलब A का यूनिट क्या रहना चाहिए P इंटू वी स्क्वायर, तो P का क्या होता है प्रेशर है, एम एल का पावर यही होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी का पावर -2,
बाई एल स्क्वायर, यही होगा। और ये v क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, तो एल क्यूब, मीटर क्यूब, उसका स्क्वायर है। v स्क्वायर है मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर है, मतलब l का क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, m l का पावर 5 t का पावर -2। आई होप सही है, देख लियो। अच्छा, यहाँ b माइनस बी होना है, b का निकाल लेते हैं हम लोग। b का होना है तो b का वही होगा जो v का होगा, तभी तो माइनस हो पाए। और v क्या है, वॉल्यूम, तो b का क्या आएगा, m का पावर 0, l का पावर 3, वॉल्यूम के बराबर रहना चाहिए, और t का कुछ नहीं आएगा। ए का चेक कर लो बस, पी वी स्क्वायर। कंसेप्चुअली सब ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन देख लेना बस। एम एल का पावर टी का पावर ठीक है मेरे हिसाब से सर, ठीक है। सो ये हो गया अपना। अच्छा, ये लास्ट वाला बचा हुआ एक फोर्थ, ये थोड़ा ध्यान से देखो आपको। अच्छा, पूछा क्या है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछा है। ये पूरा ऑपरेशन दिया इंटीग्रेशन का, ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको इसका बताना है, एन का यूनिट बताना है। एन का यूनिट बताना है, क्या होगा, सॉरी आप क्या करो, यूनिट मत बताओ। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन है शायद फाइंड एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ओके, एक काम करते हैं, रुको, इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको ये मत करो। आप क्या कर लो, यहाँ पे ए कर लो, ए का पावर एन, और यहाँ ले लो एक्स बाई ए। हाँ, ये कर सकते हैं, चलो ये वाला सही है, ये वाला आप ट्राई कर लें। एग्जैक्टली मेरे को ये वाला पार्ट याद नहीं है क्या है, पर ये क्वेश्चन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है परफेक्ट, आप खुद से ट्राई करो, सोचो क्या है, फाइंड एन, एन का वैल्यू बताना है आपको। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है कि क्या पूछा है, वो खुद दिमाग लगाओ। ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है कि क्या पूछा है, आप खुद से सोचो क्या होगा। चलो देखो, ध्यान से देखो, क्या ये इंटीग्रेशन जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है? हाँ, इसका मतलब ये पूरा आउटपुट क्या आएगा, ये पूरा आउटपुट शुड बी अ प्योर कांस्टेंट, ये पूरा आउटपुट शुड बी अ प्योर कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, a का पावर n, तो n तो खुद में क्या है, n तो खुद में एक प्योर कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए आपको तो सोचना ही नहीं है कि n में डायमेंशन, n का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता हूं क्या मैं कभी, वो तो डायमेंशनलेस है, पूछ सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, पूछ तो सकते हैं, पूछने में क्या है, तो बोल देना है सर n तो डायमेंशनलेस है, उसका टेंशन नहीं। पर वैल्यू पूछा है आपको, अभी भी नहीं किया तो कर लो ट्राई। n का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कितना होगा, डायमेंशनलेस तो है ही वो, n का वैल्यू देखो क्या होगा। देख, x बाई ए है राइट, x बाई ए -1, तो इस 1 का और x बाई ए का डायमेंशन शुड बी सेम, पर 1 तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, तो x और a का डायमेंशन शुड बी सेम ताकि कैंसल आउट हो जाए, x और a का डायमेंशन शुड बी सेम ताकि कैंसल आउट हो जाए, ये डायमेंशन लेस रहे और ये भी डायमेंशन लेस है, तब तो कुछ ऑपरेशन हो पाएगा। तो इसका मतलब a का डायमेंशन क्या आएगा, a का डायमेंशन आएगा चुपचाप सिर्फ l, a का डायमेंशन चुपचाप आएगा सिर्फ l, बाकी नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ l आएगा। अच्छा, a का डायमेंशन अगर l है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देख, a अगर मीटर में है और मीटर का समथिंग पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो क्या इसका आउटपुट आता है, इसका आउटपुट क्या आता है, 4 मीटर स्क्वायर, आता है कि नहीं आता है। ए क्या है बेसिकली, आप कंफ्यूज मत हो, मैंने जो आपको बताया था कि पावर का एक प्योर आउटपुट, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ए का यूनिट ये है, पर यहां वैल्यू पुट करेंगे ए का। देखो, यहां पर जब मैंने ए लिखा, दिस इज अ कांस्टेंट, ए क्या है, ये एक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका डायमेंशन एल है, ये ए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 2 3 4 10 ऐसा करके 2 3 लाइक दैट सम वैल्यू इज देयर, इसका डायमेंशन मैंने लिखा है एल है, ए एल नहीं है, ऐसे नहीं एक्स बाई एल -1 लिख दिए, कंफ्यूज ना होना। ए का डायमेंशन है एल के बराबर, मतलब मीटर के बराबर, ताकि ये कैंसिल हो सके, मीटर मीटर डायमेंशनलेस है, क्लैरिटी। बट ए एसेंशियल इज इटसेल्फ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, जैसे हम लिखते हैं एरिया, एरिया क्या लिखते हैं, लेंथ का स्क्वायर लिखते हैं ना, एल इंटू एल लिखते हैं ना, लेंथ इंटू लेंथ, मान लो स्क्वायर का एरिया का बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर का एरिया, लेंथ इंटू लेंथ लिखते हैं तो एल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये वही बात है, ये बेसिकली यही बात है, ए का पावर एन जैसा ही है।
तो L का वैल्यू, अब ऐसा हम ऐसा कभी नहीं लिखते हैं कि 2 मीटर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिखने में कोई गलती नहीं है। इसका आंसर एसेंशियली क्या आएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि ए का इंडिविजुअल एक कांस्टेंट तो है ही, पर साथ ही साथ इसका एक डायमेंशन है, और अगर ए का अपना एक डायमेंशन हो तो उसका पावर कर देंगे। अगर हम ए का कुछ पावर करेंगे तो उसका कुछ डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, जैसे एल का डायमेंशन होता है मीटर, तो एल इंटू एल या एल का पावर 2 करने से उसका डायमेंशन क्या आता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर, ये डायमेंशन आएगा एरिया का, राइट। तो अगर ए का डायमेंशन है, उसका हम पावर कर दें तो इसका पूरा एक क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। अब उसका जो डायमेंशन आ गया, इस ए का पावर एन का डायमेंशन आ गया ना, ये तो डायमेंशन लेस है, साइन इनवर्स समथिंग, ये तो एक फंक्शन है, साइन इनवर्स का इनपुट है ये, तो ये तो डायमेंशन लेस है ही। साइन इनवर्स का जो इनपुट, ये जो कॉम्बो है साइन इनवर्स समथिंग, इसका जो आउटपुट आएगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। आउटपुट डायमेंशन लेस होता है ना, साइन इनवर्स समथिंग का आउटपुट जाएगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ए का पावर एन का कुछ डायमेंशन है, इसका मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन का डायमेंशन क्या है, जो ए का पावर एन का है। पर एलएचएस में तो देख रहे हैं डायमेंशन लेस है। एलएचएस में क्या है रे, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका आउटपुट तो डायमेंशन लेस आएगा, कांस्टेंट आएगा एक। मतलब ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब एन कितना होना चाहिए, जीरो। एन कितना होना चाहिए, जीरो, वरना ए का पावर समथिंग का क्या आ जाएगा, एक डायमेंशन आ जाएगा। अगर एन 1 रहेगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हम लेंथ निकाले ना, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर, जबकि ये तो कांस्टेंट है, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 2 आएगा तो इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि a मीटर निकाले हम, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। इसीलिए इसको डायमेंशन लेस रखने के लिए n का वैल्यू 0 होना चाहिए कंपल्सरीली। यही क्वेश्चन पूछा है आपको, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत आई हैवंट फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज देयर इन एचसीवी, विल फाइंड इन मेनी गुड बुक, एचसीवी डीसीपी हर जगह आपको मिल जाएगा, ये वाला नहीं, ये भी हर जगह मिल जाएगा, ये सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एचसीवी डीसीपी हर जगह, कोई भी बुक, कोई भी अच्छा बुक उठाओ, कोई भी आप टेक्स्ट बुक उठाओ, कोई भी टेस्ट पेपर उठाओ, हर जगह दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यू विल फाइंड। ठीक है, आई होप ये पूरा पॉइंट क्लियर है, कहीं कुछ डाउट नहीं है ना, ए का पावर एन क्लियर है कि कोई भी अगर ऐसा करके, अब देखो मैंने आपको एक चीज कहा था कि कोई भी इनपुट का पावर एक कांस्टेंट आएगा, ये कहा था, ठीक है। पर यहाँ पे ये एक बात अलग है कि 2 मीटर का स्क्वायर लिखना इज नॉट रॉन्ग, पर 2 मीटर स्क्वायर का आएगा 4 मीटर स्क्वायर। पर हम ऐसे, जब मैं जो आपको बताना चाह रहा था, इनपुट कोई मैथमेटिकल इनपुट का आउटपुट एक प्योर कांस्टेंट आएगा, उसका मैं मतलब कहना चाह रहा था आपको कि आप नंबर्स के ऊपर ही ऑपरेशंस करो, लास्ट में मीटर स्क्वायर ऐड करो अलग से। दिस वाज व्हाट आई मेंट टू से। जैसे यहाँ एक फंक्शन है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। पर अब 2 मीटर तो 2 मीटर तो कर ही सकते हैं ना, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, दिस इज बेसिकली 4 मीटर स्क्वायर, ये वो वाला बात। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको रटना वही है जैसे समझाया था कि एक फंक्शन का आउटपुट विल बी अ प्योर नंबर ओनली, देयर इज नो डाउट, 100% ट्रू स्टेटमेंट। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज एडजस्ट होते हैं। पर ए का पावर एन, इसका अब 2 मीटर का समथिंग पावर विल गिव यू अ आउटपुट हैविंग डायमेंशंस, देयर इज नो रॉन्ग इन इट। यही वाला लॉजिक, 2 मीटर का स्क्वायर मींस 4 मीटर का स्क्वायर एरिया टाइप से। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है, छोटा छोटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक ही पढ़ाया है। इन द नेक्स्ट वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं काट दे रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट वीडियो, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फाइंडिंग आउट अननोन पैरामीटर्स। इन द नेक्स्ट क्लास विल लर्न सम अदर थिंग्स लाइक फाइंडिंग आउट द फॉर्मूला ऑफ certain quantity given certain things, given certain parameters, we can find out the formula of certain quantities. Another is unit conversions and some special questions which are asked in competitive exams. These things we have to cover in the next video. ठीक है, हरे कृष्णा।